अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। नो इजी वे आउट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एक एनालिसिस है। श्रीलंका में जो भी हुआ उनमें राजपक्षास का कितना बड़ा हाथ था, क्या क्या रीजन्स हैं श्रीलंका की नाव के डूबने के, और कैसे श्रीलंका के पास कौन से ऑप्शंस अभी भी बाकी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका क्विज़ है, आपको दिखा दें। अगला आधा घंटा इस क्लास में इन्वेस्ट करें। ग्रामर, वोकैबलरी, स्ट्रक्चर्स जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। इससे आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे हैं नो इजी वे आउट। देखिए, वे मतलब रास्ता, आउट मतलब बाहर का, तो वे आउट मतलब बाहर का रास्ता। इसको एस्केप रूट भी बोलते हैं, बच निकलने का रास्ता। इसको एग्जिट भी बोलते हैं। कह रहे कोई भी इजी एग्जिट अब नहीं बची है, कोई भी आसानी से बाहर निकलने का रास्ता अब नहीं बचा है। और बात किसी कर रहा है? ऑफ कोर्स ऑन द राजापक्षास, राजापक्षा परिवार की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द राजापक्षास आर लूजिंग देयर पॉलिटिकल कैपिटल वाइल डीलिंग विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहे जो राजापक्षा परिवार है, द प्लस में सरनेम, उसके आगे लगा हुआ है एस। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको करवाऊंगा। कह रहे जो राजापक्षा परिवार है ना, ये सब के सब लोग लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पूंजी को, अपनी राजनीतिक पूंजी को। जो भी राजनीति में इन्होंने आज तक कमाया है वो सारी विरासत को ये खोते जा रहे हैं। अब देखो कैसे खो रहे हैं। उसी वक्त पे डील विद करते हुए, निपटते हुए इस आर्थिक संकट से, इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो जैसे जैसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस में वो फंस रहे हैं, इससे डील विद कर रहे हैं, इससे निपट रहे हैं, उसी वक्त पे दूसरी तरफ राजापक्षा लोग जो हैं अपनी आर्थिक जो है पॉलिटिकल पूंजी को भी खोते जा रहे हैं। लोगों का इनके ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। चलिए, द राजापक्षास आपका सब्जेक्ट है, आर लूजिंग इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। डील विद करने का मतलब होता है किसी से निपटना। ग्रैपल विद, डील विद, टैकल विद, पुट अप विद, कॉप अप विद, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन याद क्या रखना है आपको, एक तो कोप अप विद में अप नहीं आता और दूसरा टैकल के बाद में विद नहीं आता। सिनोनिम तो हैं लेकिन सही तरीके से यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पे अप नहीं। कई बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्राइसिस आप जानते हैं सिंगुलर होता है, अगर प्लूरल बनाना हो तो क्राइसिस के आई की जगह पे ई लगा दो। वैसे ही बेसिस, थीसिस, एक्सिस, ये 3-4 ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनका सिंगुलर से प्लूरल इसी तरीके से बनता है। चलिए, आज के क्विज में यूज होंगे ये सभी कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ते जाएं, है ना। उसी के साथ ऐड करना। देखिए, आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता पता ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है और आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में अपने एग्जाम को क्रैक करूं, आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिंक्स। अपने एग्जाम को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप चूज़ करते हैं एसएससी को, यहाँ से आप अवेल कर पाएंगे अनअकैडमी का एसएससी का आइकॉनिक कोर्स। एसएससी के सभी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके सभी सब्जेक्ट्स का पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स इस बैच में कवर होगा। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग मिलेगी, टीचर से पर्सनल कनेक्शन होगा ताकि आपको लाइव क्लासेस में अपनी कमियां पता लगे और आप उनको इंप्रूव कर सकें। क्लिक ऑन आइकॉनिक और यहाँ से आप अवेल कर पाएंगे कोर्स को अलग अलग वैलिडिटी के साथ। अगर टाइम है आपके पास तो 12 महीने या 24 महीने का कोर्स यूज़ करें। प्राइसेस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन इस पे भी एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करोगे आप 24 महीने के कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ 375 रुपये पर मंथ की कॉस्ट पे। यूज़ द कोड YT10 एंड प्रिपेयर वेल। अच्छे से मेहनत करें किसी भी एग्जाम के लिए ऑन अनअकैडमी। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे आपको, रोज अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। आज के वर्ड्स हमारे पास रील फ्रॉम या रील अंडर फ्रेजल वर्ब है, पहले हो चुकी है। सैल्वेज, कई बार इस वर्ड को कर चुके हैं, आज फिर से करेंगे। मूट, ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है, दोनों ही तरीके से यूज़ होता है, फिर से करने वाले इस वर्ड को। इंसिपिड, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आज रिपीट होगा। और एक नया वर्ड मैंने ऐड कर दिया, लॉन्जेविटी। ठीक है, सारे वर्ड्स को देख ले क्या करके। देखिए, रील फ्रॉम या रील अंडर का मतलब होता है किसी बुरे वक्त से गुजरना। रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। रील फ्रॉम या रील अंडर मतलब किसी चीज़ से लड़खड़ा के निकलना। वक्त बुरा है, ज़िंदगी में लड़खड़ा रहे हो, तो गो थ्रू ए डिफ़िकल्ट टाइम हो रहे हो, तो रील फ्रॉम या रील अंडर कर रहे हो समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगी, आपकी परेशानी ही वो समथिंग जो है इसके बाद आ जाएगी। जैसे
आवर इकोनॉमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या अंडर द कोविड-19 पैंडमिक। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी लड़खड़ा के चल रही है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और किसके नीचे? इस पैंडमिक के नीचे। समझ में आ गया? रील फ्रॉम या रील अंडर द पैंडमिक। जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, रील फ्रॉम या रील अंडर के बाद में लिखो। अब लड़खड़ाने के 2 सिनोनिम और भी हैं, फॉल्टर और स्टैगर। आप इनको भी यूज़ कर सकते हो इस फ्रेजल वर्ब की जगह। नेक्स्ट वर्ड है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है बचा कुचा बटोरना। घर में आग लगी है, आपको पता है अब तो कुछ बचा नहीं पाऊंगा, फिर भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अपना लैपटॉप लेकर के वहाँ से भागे, है ना। भाई सब इंसान भी बच गए और 1-2 चीज़ें भी आपने बचा ली। तो आप पता क्या कर रहे हो? आप अपनी चीज़ों को सैल्वेज कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो। बस सैल्वेज में ये एलिमेंट होता है कि बचा कुचा बचा रहे हैं, हम जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सैल्वेज। द पीएम इशूड अ स्टेटमेंट टू सैल्वेज द रेपुटेशन ऑफ द स्कैंडल हिट पार्टी। पीएम साहब ने इशू किया एक बयान को बची कुची रेपुटेशन को बटोरने के लिए, सैल्वेज करने के लिए इस पार्टी की, जो स्कैंडल से, जो एक बड़े कांड से हिट है, जिस पे बहुत बड़े कांड की वजह से दाग लगे हुए हैं। आगे ना बात समझ में, सैल्वेज करना, रेपुटेशन को बचा कुचा बटोरना। सैल्वेज को सेव, रेस्क्यू या रिडीम बोलते हैं। आज ये वर्ड आएगा आर्टिकल में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूट। मूट 2 तरह के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में जब ये नाउन से पहले आ जाए, इसका मतलब होगा डिबेटेबल, ऐसी चीज़ जिस पे बातचीत की जा सकती है, ऐसी चीज़ जिस पर अभी रिजोल्यूशन आना बाकी है ना, कॉन्ट्रोवर्शियल है। इट इज़ अ मूड क्वेश्चन व्हेन विल द पैंडमिक बी ओवर। ये एक आर्ग्यूएबल, एक अनसेटल्ड, अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है कि कब पैंडमिक खत्म होगी। कोई कहता है इस साल हो जाएगी, कोई कहता है अगले होगी, कोई कहता है कभी नहीं होगी। तो मूड क्वेश्चन है ये। आगे बात समझ में, क्वेश्चन के लिए मूड एडजेक्टिव है, डिबेटेबल का काम कर रहा है। वो कैब मैं आपको डिटेल में इसीलिए करा रहा हूँ, दिमाग में विजुलाइज करो चीज़ों को, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है ना। मैं इतना ही बता करके छोड़ देता जैसे सब लोग करते हैं, मूड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता। सेंटेंस बना रहा हूँ ना, तो रीज़न ये है कि आप इन सेंटेंसेस से खुद को कनेक्ट करो। अब यही मूड वर्ड आपको कभी कभी वर्ब फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब होगा किसी चीज़ पे गहन विचार करना, डेलिब्रेट करना, थिंक करना, केयरफुली कंसिडर करना। द यूपीए गवर्नमेंट मूटेड द आइडिया ऑफ जीडीपी एंड द एनडीए गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इट। यूपीए की सरकार ने मूट किया था, डेलिब्रेट किया था, थिंक किया था, डिस्कस किया था जीएसटी के आइडिया को, सिस्टम को, और एनडीए की सरकार ने एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट किया। आगे बात समझ में, थिंक करना केयरफुली इज मूट इन द वर्ब फॉर्म। तो दोनों वर्ड्स अलग वर्ड हैं, ध्यान रखें। आज वर्ब फॉर्म में देखेंगे इस वर्ड को आप। अगला वर्ड हमारा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वादा, टेस्टलेस, फीका। कभी चाय में चीनी मत मिलाना और सीधे पी जाना। अगर पहली बार पियोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना, चाय है ये, क्या है ये। तो एकदम फीकी सी कोई चीज़ होती है, टेस्टलेस चीज़ होती है, उसको बोलते हैं इंसिपिड। फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं इंसिपिड। अब इसके अच्छे अच्छे सिनोनिम्स भी हैं। एक वर्ड है ट्राइट, एक वर्ड है बनल, एक वर्ड है ब्लैंड। तीनों का मतलब होता है टेस्टलेस, है ना। चलो, द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इंसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस वाले जो हैं, सब जो दर्शक थे, डिसअपॉइंटेड थे टेस्टलेस, फीकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम की। तो परफॉर्मेंस भी फीकी हो सकती है, रिस्पॉन्स भी फीका हो सकता है, सिर्फ खाने की चीज़ें फीकी नहीं होती हैं ना। तो टेस्टलेस, फीकी चीज़ों के लिए इंसिपिड नाम का वर्ड आएगा आज आर्टिकल में, आप इसको देखोगे। लास्ट वर्ड है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बड़ा आसान है इसको याद करना। लॉन्जेविटी वर्ड का नाम है। ये वर्ड कैसे बना है? लॉन्ग लिविंग एबिलिटी, लंबे वक्त तक जीने की ताकत कहलाती है लॉन्जेविटी। इसको लॉन्ग लाइफ भी बोलते हैं, इसको टिकाऊपना भी बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी, और इसको एंड्योरेंस भी बोलते हैं, बने रहने की ताकत। समझ में आ गया ना, लॉन्जेविटी। द मर्जर विल ब्रिंग इन फाइनेंशियल लॉन्जेविटी फॉर बोथ द कंपनीज। ये मर्जर जो है लेकर के आएगा आर्थिक लंबी उम्र को, लॉन्जेविटी को, दोनों ही कंपनीज के लिए। तो लॉन्जेविटी का सिंपल मीनिंग समझ लो, लॉन्ग लिविंग एबिलिटी यानी लंबी उम्र। जैसे आपको मैं बोलूँ, मे गॉड बिस्टो लॉन्जेविटी अपॉन यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे, है ना। लॉन्जेविटी मतलब लंबी उम्र। तो ये वर्ड तोड़ करके याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स आज के आर्टिकल में आएंगे। मैं आपको एक समरी दे दूं आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। एक एनालिटिकल आर्टिकल है। ये आर्टिकल बता रहा है कि राजपक्षाज की कितनी गलती है इस पूरे कांड में जो श्रीलंका में हुआ है। कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन सी गलतियों की वजह से श्रीलंका की नाव डूबी है, और अब श्रीलंका के पास कौन कौन से मौके हैं, क्या करके श्रीलंका बाहर निकल सकता है। आगे बात समझ में, पूरा एनालिसिस है, एक एक चीज़ आपको साफ हो जाएगी दिमाग में, क्या श्रीलंका में अभी हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की टोन होगी एनालिटिकल। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में
अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा कर के ले सकते हो। चलिए, कह रहा है श्रीलंका रीलिंग अंडर अनरेस्ट ओवर द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस डिड द इनएविटेबल बाय अप्रोचिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF फॉर अ बेल आउट प्रोग्राम। कह रहे श्रीलंका जो कि रील अंडर कर रहा है। अब रील अंडर समझ गए ना, लड़खड़ा के चलना, बुरे वक्त से गुजरना। जो श्रीलंका बुरे वक्त से गुजर रहा है, और कौन से रील अंडर से, किस किस चीज़ के नीचे गुजर रहा है बुरे वक्त से? एक अनरेस्ट के नीचे, एक एजिटेशन, एक, समझ गए ना, एक आंदोलन के नीचे। अनरेस्ट मतलब आंदोलन, जहाँ पे पब्लिक खड़ी हो जाती है। और ये अनरेस्ट क्यों है भाई? ये अनरेस्ट है इस चीज़ के ऊपर, ओवर लगा के बता रहे हैं, बहुत ही खराब, बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, आर्थिक विपत्ति के ऊपर। कह रहा है ऐसा जो श्रीलंका है ना, इस टाइप का, कह रहा है ये श्रीलंका जो है इसने कर दिया इनएविटेबल। इसने वो चीज़ कर दी जो होनी थी, जिसको रोका जा ही नहीं सकता था। और क्या चीज़ थी वो? बाय अप्रोच करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को। और किस लिए अप्रोच किया? एक बेल आउट प्रोग्राम के लिए, एक ऐसे प्रोग्राम के लिए जहां पे श्रीलंका को फाइनेंशियली रेस्क्यू करवाया जाएगा, बेल आउट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो श्रीलंका बहुत सालों से कह रहा था कि IMF के पास तो पैसे मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी बुरी हालत इतनी हो गई कि वो काम इन्होंने कर ही दिखाया जो कि इनको करना पड़ता ही, जो इनएविटेबल था, जिससे ये नहीं बच सकते थे, अनअवॉइडेबल था। आखिरकार ये गए IMF के पास और बोला है कि हमें थोड़ा पैसा दो। श्रीलंका सब्जेक्ट है, डिड इसकी वर्ब है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल हो, जो होना ही होना हो, जो लिख दिया गया हो मुकद्दर में, होके रहेगा। बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल रेस्क्यू। देखिए, बेल मतलब जमानत, आउट मतलब बाहर। आप कहीं फंसे हुए हो, पैसे आपको देने हैं, तो आपने क्या किया? बेल आउट प्रोग्राम लिया अपने घर वालों से। तो घर वालों ने आपके पैसे दिए और आपको छुड़वाया, या सरकार ने आपको पैसे दिए, आपका बिजनेस बचाया। तो बेल आउट को आप इसी तरीके से यूज़ करें, फाइनेंशियली आपको कहीं से बचाया जाए तब। रील अंडर, रील फ्रॉम, आप जानते हो, मुश्किल वक्त से गुजरना। अनरेस्ट का मतलब होता है धरने, प्रदर्शन, एजिटेशन, टर्मोइल, है ना, जहाँ पर रेस्ट ही नहीं है, सब तरफ बेचैनी है, एजिटेशन है, अनरेस्ट। चलिए आगे बढ़े। श्रीलंका के लिए पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, इसलिए कोमा से कोमा में लगा हुआ है क्योंकि श्रीलंका एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स के लिए हमेशा कोमा लगा के एडजेक्टिवल फ्रेज यूज़ किए जाते हैं। कह रहा ऑल आइज आर नाउ ऑन द श्रीलंका IMF मीट इन वाशिंगटन DC दिस वीक। कह रहा अब सारी जो आंखें हैं, सबकी जो नज़रें हैं, अब हैं श्रीलंका और IMF की मीटिंग पे, जो होने वाली है वाशिंगटन DC में इसी हफ्ते। ऑल आइज आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। अगेन, जगहों के नाम के आगे वाशिंगटन DC, श्रीलंका, इनके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर अली सैबरी, श्रीलंका रिक्वायर्स $3 billion in 6 months to restore supplies of essential items। कह रहा अकॉर्डिंग टू, इनके हिसाब से, किन के हिसाब से? फाइनेंस मिनिस्टर अली सैबरी के हिसाब से, जो श्रीलंका के FM है, फाइनेंस मिनिस्टर है। कह रहा इनके हिसाब से हुआ क्या, देखो कोमा लगा के बताएगा। कह रहा श्रीलंका को जरूरत है $3 billion की, 21,000 करोड़ रुपए की। और क्यों? 6 महीनों में, ताकि ये रिस्टोर कर पाए, बहाल कर पाए सप्लाई को इसेंशियल आइटम्स की। तो चावल है, गैस है, LPG है ना, इसेंशियल आइटम, जरूरी आइटम की सप्लाई को बहाल करने के लिए इसको 3 बिलियन जो है डॉलर चाहिए अगले 6 महीने में। श्रीलंका की वर्ब रिक्वायर्स, रिस्टोर करना, बहाल करना, पुरानी अवस्था में लाना। अब इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, रीइंस्टेट। याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। री मतलब फिर से, इन मतलब अंदर, स्टेट मतलब अवस्था, फिर से पुरानी स्टेट में, अवस्था में किसी चीज़ को लाना, यानी कि बहाल करना, यानी रीइंस्टेट करना, यानी रिस्टोर करना। शब्दों को पकड़ के खेलो ताकि याद रहे, मज़ा भी आए समझने में चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे सभी से एक, फाइनेंस मिनिस्टर के आगे द क्यों नहीं लगा? भाई इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर होता तब तो द लग जाता। तो ये श्रीलंका का कोई छोटा मिनिस्टर है इसलिए नहीं लगाया, श्रीलंका छोटी कंट्री है। सब लोग जवाब करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के आगे द क्यों नहीं लगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी को आना चाहिए। चलो, कह रहा द आइलैंड नेशन हैज़ ऑल्सो बिन टॉकिंग टू अदर कंट्रीज। कह रहे छोटा टापू देश जो है साथ ही साथ बात भी करता आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दूसरी कंट्रीज के साथ भी। सबसे पैसे मांग रहा है जहाँ से जो भी उसको जो है 2-5 पैसे मिल जाएं। आइलैंड नेशन की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बिन टॉकिंग, हैज़ प्लस में बिन प्लस में वर्ब के ING फॉर्म। कोई काम जो पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। याद रखें, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इनके साथ में सिंस या फॉर आने की जरूरत नहीं है, अगर सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में क्लियर है तो। सिंस या फॉर आना बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, कह रहा इन मिड मार्च
India signed a 1 billion bilateral credit facility pact under which 16,000 tons of rice have been supplied. देखो इस सेंटेंस में गलती है, पहले इसको अपने ट्रांसलेट करेंगे, गलती आप ढूंढो फिर मैं गलती बताता हूँ, ठीक है। कह रहा इंडिया ने साइन किया था $1 बिलियन की बायलेटरल क्रेडिट फैसिलिटी को, 1 बिलियन यानी कि 7-7.5 हज़ार करोड़ की दो तरफा उधार की फैसिलिटी के एक पैक्ट को, पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, है ना। कह रहे जिसके अंडर, जिसके नीचे 16,000 टन जो है राइस के उनको सप्लाई कर दिया गया है, श्रीलंका तक जो है भेज दिया गया है। तो इंडिया ने यही बोला कि $1 बिलियन का उधार ले सकते हो, आ जाओ, जो चाहिए तुम्हें आकर के ले जाओ। इंडिया की वो है साइंड, 16,000 टन ऑफ राइस की वो हैव बीन सप्लाइड। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट, संधि, और ये वर्ड बना कैसे है, कॉम्पैक्ट से। कॉम्पैक्ट मतलब अग्रीमेंट, उसी की शॉर्ट फॉर्म है पैक्ट। आई बात समझ में? चलो याद रखना है इस वर्ड को, कॉम्पैक्ट और पैक्ट, संधि या समझौता। अब एरर पे आ जाते हैं। कहाँ है एरर? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पकड़ में आ गई होगी, बताना जिनको आई हो, है ना, कमेंट्स में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ लेकिन आपकी सहूलियत के लिए याद करना है, इसको रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है इसको। कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई क्वांटिफायर आ जाए, क्वांटिफायर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, 5 किलो, 2 दर्जन, 10 किलोमीटर, अरे बात समझ में, 200 मीटर, इस तरह का कोई क्वांटिफायर आ जाए जो नाउन की क्वांटिटी को बताता हो, उस क्वांटिफायर के बाद में ऑफ लगा हो और उसके बाद में लगा हो अनकाउंटेबल नाउन, है ना, तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। और अगर उसके बाद में लगाओ काउंटेबल नाउन तो आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। अब आप पूछोगे सर मैं याद कैसे करूं? अरे क्वांटिफायर तो नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करता है। 5 किलो चावल है ना, चावल, तो चावल को आप सब्जेक्ट बनाओगे, 5 किलो को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे। आई बात समझ में? 5 किलो तो चावल के लिए है, आया है, 5 किलो ऑफ राइस, है ना, तो 5 किलोग्राम को सब्जेक्ट नहीं बनाना। तो अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन जो आएगा वही सब्जेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन बनेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर काउंटेबल नाउन बनेगा तो प्लूरल वर्ब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे बात समझ में? बस नाउन देख लेना है, उसको सब्जेक्ट मान लेना है, क्वांटिफायर को सब्जेक्ट नहीं मानना है, ऑफ अगर इनके बाद में लगाओ तो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, इसी में मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा ये है कि क्वांटिफायर अगर अकेला ही आ जाए, खुद ही सब्जेक्ट बन के आ जाए, तो उस केस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हमेशा सिंगुलर वर्ब दी जाती है। अब इन रूल्स को प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, बहुत आसान है। पहला सेंटेंस है 2 डजन्स इक्वल या इक्वल्स 24, 2 दर्जन जो हैं 24 के बराबर होते हैं, बात तो ठीक है। अब ये बताओ 2 दर्जन को वर्ब क्या दें, सिंगुलर दें या प्लूरल दें? देखिए कन्वेंशनल विजडम ये बोलेगी कि इसको प्लूरल वर्ब दी जाए, 2 दर्जन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन रूल क्या कहता है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये क्वांटिफायर है, 2 दर्जन गिनती को बता रहा है। अगर गिनती को, वॉल्यूम को, साइज को बता दे, दूरी को बता दे, तो क्वांटिफायर की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो 2 डजन इक्वल्स 24। आगे बात समझ में? ये बस सिंपल सा फॉर्मूला है। ये तो सेकंड वाला था। अब देखो इस वाले को, 2 डजन ऑफ एप्पल्स कोस्ट या कोस्ट $10, 2 दर्जन सेब $10 की कोस्ट रखते हैं। अगेन अब 2 दर्जन के बाद में ऑफ लगा है और नाउन आ गया, पहला वाला रूल देख लो, ऑफ के बाद में जो नाउन आया है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। एप्पल्स प्लूरल नाउन है तो कोस्ट लगेगा, कोस्ट लगेगा। लेकिन 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर कोस्ट या कोस्ट $50। अब यहाँ पे 2 किलोग्राम है, अगेन क्वांटिफायर है, इसके बाद में आ रहा है शुगर। शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, शुगर को किलोग्राम में काउंट करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसकी आएगी सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे लगाओगे कोस्ट। बस यही सबके दिमाग में यही कन्फ्यूजन होता है, सर 2 दर्जन के लिए तो आपने प्लूरल लगाई, तो 2 किलो में क्या बुराई थी, इसके लिए सिंगुलर क्यों लगाई? अरे बावले, वर्ब लगी है एप्पल और शुगर के हिसाब से, रूल लगा हुआ आपके सामने ये। और अगर ये अकेले आ जाए 2 किलो, 2 किलोग्राम, 2 डजन, तो देख लो 2 किलोग्राम्स इज या आर नॉट हैवी फॉर अ चाइल्ड टू लिफ्ट। 2 किलो एक बच्चे के लिए हैवी नहीं है लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। 2 किलोग्राम एक क्वांटिफायर है, अकेला आया, कोई नाउन नहीं है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगेन आप जानते हो, यहाँ बिंदास सिंगुलर वर्ब लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलिए, कॉन्सेप्ट्स तब समझ में आएंगे जब उनको लॉजिक से समझोगे और क्लास में रेगुलर रहोगे। रेगुलर रहोगे तभी आएंगे ना, रोज़ ये रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट। कह रहा आगे, अब देखो गलती क्या थी, 16,000 टन, अगेन क्वांटिफायर, ऑफ लगा हुआ है और राइस लगा हुआ है। राइस को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, आपको लिखना चाहिए हैज़ बीन सप्लाइड। कह रहे द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका या CBSL आर ऑल एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द डिवास्टेटेड इकॉनमी। कह रहे जो कदम उठाए जा रहे हैं श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के द्वारा, CBSL जिसका नाम है, कह रहे सभी के सभी एम्ड एट हैं
आर ऑल एम्ड एट, सभी का एक ही एम है और वो है स्टेबलाइज करना, इक्विपोइज करना, बैलेंस करना इस डिवास्टेटेड इकोनॉमी को, श्रीलंका की तबाह अर्थव्यवस्था को। बस यही काम वहाँ पे हो रहा है, कैसे भी करके सैल्वेज करें, चीज़ों को बटोरें जो ख़राब हो रही हैं। स्टेप्स की वर्ब है आर, डिवास्टेटेड आप जानते हैं, डिस्ट्रॉयड, रूइंड, जो ख़राब हो चुकी हो, तबाह हो चुकी हो। स्टेबलाइज करना मतलब रीबैलेंस करना। बीइंग टेकन यहाँ पे एडजेक्टिवल मतलब पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें पैसिव में, वो स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कह रहा ऑन April 12th the central bank took a hard last resort decision of going in for a preemptive default on all its foreign debt of $51 billion। अब क्या हुआ भाई, श्रीलंका पैसे मांग रहा है, लोग अनाज भेज रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है वहाँ के, लेकिन इस बीच में एक और काम हुआ। अप्रैल 12 को, आज से ठीक 6 दिन पहले, श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक था उसने ले लिया एक लास्ट रिसोर्ट डिसीजन को। उसने एक ऐसे डिसीजन को लिया, फैसले को लिया जो आखिरी चारा था। रिसोर्ट मतलब चारा, लास्ट मतलब आखिरी। अब आखिरी चारा कौन सा था? बड़ा ही मुश्किल था, हार्ड था, जो था जाना, गोइंग इन करना। और किसके लिए? एक प्री एम्प्टिव डिफॉल्ट के लिए। डिफॉल्ट का मतलब होता है हाथ खड़े कर देना, प्री एम्प्टिव मतलब पहले से ही। भाई पैसे तो मेरी जेब में हैं, पैसे तो मेरी जेब में है, लेकिन ये भी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। इस पैसे को भी बचाने के लिए एक एंटीसिपेटरी डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। प्री एम्प्टिव मतलब पहले से ही किसी काम को एडवांस में करने की कोशिश करना। अब ये सारा हुआ इसके सारे विदेशी कर्जे पे जो $51 बिलियन का है। तो ये काम इन्होंने किया कि 2-4 बिलियन जो बचा हुआ है कहीं वो लोगों को ना देना पड़ जाए, तो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, ताकि इस पैसे से देश में लोग खाना खा सके। बैंक की वर्ब है टुक, लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी चारा, प्री एम्प्टिव आप जान गए हैं, समथिंग डन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेट ऑल्सो इफेक्टेड अ 7 परसेंटेज पॉइंट हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स। कह रहे इसने इफेक्ट किया, इसने असर में लाया। इफेक्ट करना मतलब इंप्लीमेंट करना, अमल में लाना, असर में लाना। तो ये बैंक जो है असर में ले आया 7 परसेंटेज पॉइंट के हाइक को, और कहाँ पे? इंटरेस्ट रेट्स में। अब चलो दो चीज़ें इसमें देखने वाली है। हाइक का मतलब होता है इजाफा। पहली चीज़ ये है कि लोग कहते हैं सर 7 के आगे परसेंटेज क्यों लिखा हुआ है? आपने तो बोला परसेंट होता है। परसेंटेज तब यूज़ करें जब कोई नंबर ना हो, कोई नंबर हो तो परसेंट यूज़ करना है। एक्चुअल में ये परसेंटेज पॉइंट है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए इंटरेस्ट रेट पहले 5% थी, अब 7 और बढ़ गई। 7% से नहीं बढ़ी, 7 और जोड़ दिए गए, 7 और 5 12 कर दी गई है। समझ में आ गई बात? तो 7 परसेंटेज पॉइंट है, इसको परसेंटेज मत समझे, ये परसेंटेज पॉइंट्स हैं। अगर ये परसेंटेज होता तो यहाँ पे 7 ना लिखा होता। परसेंटेज कभी भी किसी नंबर के साथ में नहीं आता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अफेक्ट और इफेक्ट का। देखो अफेक्ट और इफेक्ट नाउन भी हैं, अफेक्ट और इफेक्ट वर्ब भी हैं। इफेक्ट नाउन फॉर्म में बात करता है इम्पैक्ट की, यानी कि असर की। इस चीज़ का उस पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ का क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट को वर्ब फॉर्म में होता है, इसका मतलब किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना, अमल में लाना, इंप्लीमेंट करना, है ना। अफेक्ट नाउन में मतलब बताता है अपना फीलिंग या इमोशंस, इसी से वर्ड बनता है अफेक्शन यानी कि प्यार। और अफेक्ट वर्ब फॉर्म में मीनिंग रखता है किसी चीज़ पे असर डालना। ये आपको याद करना पड़ेगा। इफेक्ट मतलब नाउन, इफेक्ट नाउन मतलब इम्पैक्ट, अफेक्ट वर्ब मतलब इम्पैक्ट करना। इफेक्ट वर्ब का मतलब है किसी चीज़ को अमल में लाना, अफेक्ट वर्ब का मतलब है अफेक्ट नाउन का मतलब है फीलिंग या इमोशंस। ये वाला भूल भी जाओ आप तो भी चलेगा, इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है। 3 को याद कर लो। अब इसको अपने आजमा के देखेंगे सेंटेंस पे। सभी लोग इस सेंटेंस के अंदर अफेक्ट और इफेक्ट की सही वर्ब या नाउन फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करें। मैं 5 सेकंड दूंगा, वीडियो को पॉज करो। सही वर्ब या नाउन या वर्ब फॉर्म को अफेक्ट इफेक्ट की आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चलो कोशिश करोगे तभी कर पाओगे। द न्यू लॉ विल बी डैश बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नया लॉ अगले फाइनेंशियल ईयर तक कुछ भी हो जाएगा। विल बी, अब यहाँ पे कुछ लगाना है अपने को। सबसे पहले बताओ विल बी यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आएगी मतलब इफेक्ट तो नहीं आ सकता। यहाँ पे या तो आएगा इफेक्ट या आएगा अफेक्ट। अफेक्ट वर्ब का मतलब होता है इम्पैक्ट करना। नया लॉ असर में आएगा या नया लॉ असर डालेगा अगले साल? सर नया लॉ जो है असर में यानी इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, अगले साल से अमलीकरण होगा इसका। तो विल बी इफेक्टेड बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया ना? अगले साल से असर में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। अब आगे बढ़ो।
एंड विल डैश द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स। और ये नया लॉ जो है डैश करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को, मुनाफा कमाने की क्षमता को कॉर्पोरेट्स की, उस पर असर डालेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे विल की बेस फॉर्म, इम्पैक्ट के विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म जो कि लिखूंगा मैं अफेक्ट। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इफेक्टेड विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, यहाँ पे एक्टिव में विल प्लस में इफेक्ट असर डालेगा। ये रियल लाइफ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम्स में मिलेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं, आसान है यहाँ से। करे दो द प्रेजेंट सिचुएशन हैज़ नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन, नॉट एवरी इल ऑफ द इकॉनमी कैन बी एट्रीब्यूट टू द करंट regime shepherded by the Rajapakshas। कह रहे जो प्रेजेंट, हालांकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो नहीं आई है ऑल ऑफ ए सडन, हैज़ नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से नहीं आई है। कह रहे फिर भी सभी के सभी जो इल हैं, जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं इस इकॉनमी की, उनको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, सर पे नहीं लगाया जा सकता, उनका जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता करंट रजीम को, हाल में जो प्रशासन बैठा है। और कौन सा रजीम है? वो रजीम जो शेफर्डेड है, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है राजपक्सा परिवार के द्वारा। आगे बात समझ में? तो सिचुएशन तो बहुत वक्त से खराब है, आज की नहीं है, लेकिन फिर भी सारी सिचुएशन को राजपक्सा के ऊपर नहीं डाल सकते, और भी रीजन होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन की वर्ब है हैज़ नॉट कम, इल की वर्ब है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूट टू करना मतलब किसी के सर किसी जिम्मेदारी को डालना। जैसे मेरी इस कामयाबी जो है, मेरी मान लो नाकामयाबी है और वो मैं उसको डाल रहा हूँ अपने आलसीपने पे, तो मैं बोल सकता हूँ आई एट्रीब्यूट माई फेलियर टू माई लेजीनेस। जिस भी चीज़ को जिसकी दूसरी चीज़ पे जिम्मेदार डालो तो एट्रीब्यूट टू लगा करके बताओ। रेजीम मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ें बकरियां चराता है, उसी से वर्ब फॉर्म बनाइए। शेफर्ड करना मतलब गाइड करना, जैसे एक गडरिया जो है भेड़ों को गाइड करता है ना, वो रेजीम जो गाइड हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है राजापक्सास के द्वारा। शेफर्ड मतलब गडरिया, उसकी वर्ब फॉर्म है किसी चीज़ को गाइड करना, जैसे भेड़ों को बकरों को गाइड किया जाता है। कर इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब श्रीलंका एज अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ ए ट्विन डेफिसिट्स इकॉनमी। कर इकोनॉमिस्ट जो हैं डिस्क्राइब करते हैं श्रीलंका को एक परफेक्ट केस स्टडी के तौर पे, और कैसी इकॉनमी के, जिसमें दो दो खामियां हैं, ट्विन डेफिसिट्स हैं। ट्विन मतलब डबल, डेफिसिट मतलब खामियां यानी कि कमियां। अब कौन कौन सी खामियां हैं? नेशनल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग नेशनल इनकम कंबाइंड विद इनएडिक्वेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज। पहली खामी है जो इनका राष्ट्रीय खर्चा है पूरे साल का, वो एक्सीड करता है इनकी इनकम से। खर्चा ज़्यादा करते हैं, पैसे कम कमाते हैं, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। तो पहली तो इनका डेफिसिट ये है। अब कंबाइंड विद होकर के किसके साथ है? देखो दो डेफिसिट है ना, तो ये है जुगलबंदी में कंबाइंड विद होकर के इनएडिक्वेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के, अपर्याप्त घरेलू उत्पाद के प्रोडक्शन के, जो ऐसे गुड्स और सर्विसेज का है जिसको ये ट्रेड कर सकते हैं, जिसको ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ना तो ये ठीक से कुछ बना रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और खर्चा ज़्यादा करते हैं जितना ये साल भर में कमाते हैं। बस यही इनकी कमी है। क्लासिक केस स्टडी है श्रीलंका। सेंटेंस सिंपल है मेरे ख्याल से, कुछ देखने वाला है नहीं। इकोनॉमिस्ट की वर्ब है डिस्क्राइब, डेफिसिट मतलब कमियां, एक्सीडिंग मतलब आगे यानी ज़्यादा। कह रहा है 2019 ईस्टर संडे अटैक्स एंड कोविड-19 पैंडमिक लेटर ऑल्सो हिट द की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स सेक्टर्स, टी एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म एंड वर्कर रेमिटेंसेस। अब बता रहा है करेले पे नीम चढ़ा। भाई दो कमियां तो इसमें थी, अब इसके बाद में दो चीज़ें और हो गई। पहली चीज़ तो 2019 का ईस्टर संडे अटैक्स, और दूसरा कोविड-19 की पैंडमिक। कह रहे इन दोनों ने, ये 2019 में, ये 2020 में बाद में, कह रहे इन दोनों ने भी हिट कर दिया इनके इंपॉर्टेंट की फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग के सेक्टर्स को, इनके इंपॉर्टेंट विदेशी मुद्रा को कमाने के ऐसे इंडस्ट्रीज़ को। कौन कौन सी है? पहला तो है चाय और कपड़े का एक्सपोर्ट, और एक है टूरिज्म, और एक है बाहर से आने वाले वर्कर्स की रेमिटेंस। श्रीलंकन जो यूएई में, अरबियन पेनिनसुला में, अमेरिका में जॉब करते हैं, वर्कर हैं, और वहाँ से रेमिटेंस यानी कि पैसा भेजते हैं। तो इन दोनों की वजह से बचा कुचा जो पैसा आता था वो भी बंद हो गया। आगे समझ में? दोनों की वर्ब है हिट। और कुछ देखने वाला है नहीं। एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सबको आनी चाहिए इसीलिए पूछ रहा हूँ, कई बार अपने रिपीट कर चुके हैं ना हज़ारों बार। दोनों की वर्ब है हिट, दोनों की वर्ब है हिट पास्ट टेंस में, पर पास्ट टेंस में तो हिटेड होना चाहिए ना, वे हिटेड होना चाहिए। आप सुना होगा ना आपने, प्ले प्लेड प्लेड, सिंग सैंग संग, तो हिटेड 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 क्यों नहीं होगा भाई? तो यहाँ पे हिट की यानी फर्स्ट फॉर्म को क्यों लगाया गया? आई होप हर आदमी को, हर बच्चे को, हर लड़के और लड़की को ये आता होगा। कमेंट्स में डालना, जिनको ना आता वो बताना आज। कह रहे रशिया यूक्रेन वॉर 2 इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक मैटर्स वर्स।
कह रहा रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो भी एक्सपेक्टेड है, उससे भी आशा है कि वो मामलों को और ख़राब करेगा, मेक करेगा मैटर्स को वर्स। वॉर की वर्ब इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में किसके साथ में, बी फैमिली की वर्ब के साथ में। कह रहा है येट द राजापाक्सा रिजीम कैन नॉट फुल्ली एब्जॉल्व इट सेल्फ ऑफ हैविंग लेड द कंट्री टू द प्रेजेंट सिचुएशन। कह रहा है फिर भी ये सारी बातें हम समझ गए भाई, यहाँ पे ट्विन डेफिसिट है, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, अटैक हो गया, कोविड आ गया। कह रहा है फिर भी जो राजापाक्सा का जो रिजीम है वो नहीं पूरी तरीके से एब्जॉल्व कर सकता है। एब्जॉल्व का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, और किसको, इटसेल्फ खुद को ही, और किस चीज़ से, हैविंग लेड कर देने से, लीड कर चुकने से इस कंट्री को प्रेजेंट सिचुएशन में। तो जो भी हो रहा है सरकार की नाक के तले ही हो रहा है ना, सरकार ये तो नहीं बोल सकती हमारी कोई गलती नहीं है, फुल्ली तो अपने आप को बिल्कुल भी एब्जॉल्व बाइज्जत बरी नहीं कर सकती है। रिजीम की वर्ब है कैन नॉट एब्जॉल्व। देखो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि बने हुए हैं किससे, क्राइम से, किसी पे आरोप लगाना, किसी को अक्यूज़ करना, चार्ज करना, कॉन्विक्ट करना, इनके साथ में ये प्रेपोजिशन फिक्स हैं। अपने बार बार क्यों करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये वर्ड्स आपको क्लोज टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ब्लेम का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, तो जिस भी चीज़ के लिए आरोप लगाओ ब्लेम करो, फोर लगा के बताओ। अक्यूज़ का मतलब है किसी पे आरोप लगाना, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए आरोप लगाओ अक्यूज़ वर्ब से इसके बाद में ऑफ लगाओ। चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मल तरीके से आरोप लगाना, कोर्ट की अदालत में खड़े होकर के, समझ गए ना, वकील जब है जज के सामने बताता है कि देखो इसने ये किया है, तब चार्ज विद किया जाता है, चार्ज के साथ में विद लगाया जाता है। तो आरोप तो लगाया जा रहा है लेकिन तीनों की अलग अलग प्रेपोजिशन है, ब्लेम फॉर, अक्यूज ऑफ, चार्ज विद। एक एक सेंटेंस बना लो तीनों पे, तभी दिमाग में बैठेंगे। फिर देखो कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी का आरोप, किसी का ब्लेम प्रूव कर देना, कॉन्विक्ट के बाद में भी ऑफ लगता है। एब्जॉल्व का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, इसके बाद में भी ऑफ लगता है। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, इसके बाद में भी ऑफ लगता है। एक्सोनरेट का मतलब भी होता है बाइज्जत बरी करना, इसके बाद में भी ऑफ लगता है। एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम को प्रिफर किया जाता है ऑफ के साथ साथ। समझ गए, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, सेंटेंस बनाओ एक एक दो दो, नहीं बनाओगे तो नहीं बैठेगा दिमाग में, एक एक दो सेंटेंस बना लो, फिर जब भी आपको दिखे इस खोलो अपने वाले नोट्स को और सेंटेंस को चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा मैंने सही वर्ड और सही प्रेपोजिशन यूज़ किया कि नहीं। कह रहा है दो, ये परफेक्ट जेरेंड है, जेरेंड अपने कर चुके हैं बेसिक्स में, परफेक्ट जेरेंड है हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है दो मैनी एक्सपर्ट्स mooted द आइडिया ऑफ गोइंग टू द IMF 2 years ago and the central bank in its annual report for 2020 which became available at the end of 2021 described the contraction of the country's economy by 3.6% in real terms in 2020 as the deepest recession since independence in 1948। सेंटेंस देखो अब यहाँ से शुरू होगा। कह रहा है हालांकि दो ऐसा है, ये सब तामझाम है, हुआ क्या। कह रहा है द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन इनसिपिड। आई बात समझ में, सेंटेंस ऐसे बना हुआ है, अब देखो इसको पढ़ना है अपने को। कह रहा है हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स उन्होंने मूड किया, अब मूड का मतलब है सुझाना, किसी चीज़ पे विचार करना। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने विचार किया, ख्याल किया, डेलिब्रेट किया इस आइडिया पे, इस ख्याल पे जो है जाने का IMF के पास 2 साल पहले ही, यानी 2020 में। और हालांकि जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का, इसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020 की जो अवेलेबल हुई थी, बिकेम पब्लिक के सामने आई थी अप्रैल 21 के एंड में, इसने भी सेंट्रल बैंक ने डिस्क्राइब किया था कॉन्ट्रैक्शन को, सिकुड़न को कंट्री की इकॉनमी में 3.5% से 3.6% से रियल टर्म्स में 2020 के अंदर। और कैसे डिस्क्राइब किया था, इस सिकुड़न को डिस्क्राइब किया था सेंट्रल बैंक ने आज तक की सबसे गहरी रिसेशन के तौर पे, मंदी के तौर पे, जब से अमेरिका जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस ने गेन किया 1948 में। कह रहा है हालांकि दोनों ही बातें हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जाओ IMF के पास, श्रीलंका का बैंक भी कह रहा है कि हमारी हालत तो बहुत पतली है। कह रहा है फिर भी हुआ क्या, जो गवर्नमेंट है ना, ये राजापाक्सा जो बैठे हैं, इनका जो रिस्पॉन्स रहा है ये बड़ा फीका रहा है, इंसिपिड, टेस्टलेस, ट्राइड या बनल रहा है। आगे बात समझ में, चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक्सपर्ट्स की वर्ब है mooted, मूड का मतलब जानते हैं। बैंक की वर्ब है डिस्क्राइब्ड, विच आया है रिपोर्ट के लिए, विच की वर्ब है बिकेम। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, रिसेशन का मतलब होता है मंदी, स्लम्प, डाउन टर्न, है ना, मंदी। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम सीकिंग टू curtail imports ऑफ a variety of goods, its reaction has been extremely disappointing। अब कह रहा है इन्होंने क्या दिखाया, फीका रिस्पॉन्स कैसे था इनका,
कह रहा है बजाय, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है साथ ही साथ, है ना। कह रहा है साथ ही साथ सीख करने के, कोशिश करने की, और वो कोशिश है कर्टेल करने की, कम कर देने की, रिड्यूस कर देने की। और किसको? आयात को, इंपोर्ट्स को, कई सारी चीज़ों के। इंपोर्ट्स को कम करेंगे तो खर्चा कम होगा। कह रहा है इस काम को करने के साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम, जो रिएक्शन है ना इनका रहा है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक। बस यही किया इन्होंने, इकॉनमी को संभालने के नाम पे सिर्फ यही काम इन राजपक्षों ने आज तक वहाँ पे किया है। इट्स रिएक्शन की वो हैज़ बिन कर्टेल मतलब कट शॉर्ट करना, डिक्रीज करना, कम करना, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा या इसके साथ। कह रहा है इवन द मूव टू बैन केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड टू बी टेकन बैक सब्सिक्वेंटली। कह रहा है यहाँ तक कि जो मूव थी, जो कदम था इनका, स्टेप था केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर देने का, उसको भी टेक बैक करना पड़ा इनको बाद में जाकर के सब्सिक्वेंटली। श्रीलंका ने बोला भाई हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। गरीब देश है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से कुछ उगा ही नहीं पाया इस साल, तो बाद में इनको ये डिसीजन भी सब्सिक्वेंटली वापस लेना पड़ा, है ना। मूव की वर्ब है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपकी किसी मजबूरी को। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा, है ना। चलो अब यहाँ पे आधा मिनट स्पेंड करेंगे। टेक बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना। रोल आउट, रोल बैक और रोल ओवर 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं। इन तीनों में से एक का मतलब है टेक बैक करना। आपको चूज़ करना तीनों में से कौन सी फ्रेजल वर्ब है। तीनों का मीनिंग निकालो पहले। पिछले 10 दिनों में शायद 2 बार हो चुकी हैं तीनों फ्रेजल वर्ब्स। क्लास में रेगुलर हो तो आती होंगी आपको। चलो अब जिनको नहीं आती फटाफट देख लो। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। भाई सरकार ने मान लो कोई स्कीम लॉन्च की है तो रोल आउट की है। और रोल बैक का मतलब होता है कैंसिल करना। लॉन्च करने के बाद कैंसलेशन आफ्टर द लॉन्च। तो सरकार को लगा ओहो ये स्कीम तो बड़ी ख़राब है, बड़ा घाटा हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी, इसको रोल बैक कर लेगी। रोल आउट मतलब लेके आना, रोल बैक मतलब मुंह से निवाला छीन लेना, वापस खींच लेना। रोल ओवर इसका मतलब क्या होता है, आगे से आगे कंटिन्यू करते जाना। सरकार स्कीम लाई थी 2 महीने के लिए, लेकिन फिर 2 महीने आगे बढ़ा दिया, फिर 6 महीने आगे बढ़ा दिया। रोल ओवर करती गई, खिसकाती गई, कंटिन्यू करती गई। समझ गए ना। तो ये टेक बैक मतलब रोल बैक एक ही बात है, दोनों सेम फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास में रेगुलर रख रो। द क्राइसिस हैज़ ऑल्सो बीन एग्रावेटेड बाय द प्रेसिडेंट शोर्ट साइटेड डिसीजन टू गिफ्ट टैक्स कट्स इन लेट 2019 आफ्टर कमिंग टू पावर, a move which affected the proportion of government revenue to GDP from 12.6% to in 19 to 9.1% in 2020। फिर इन्होंने एक और गलती की, भाई यहाँ तो कुछ किया नहीं, फर्टिलाइजर बैन किए थे, फिर वापस अपनी उस पर आ गए, है ना। कह रहे क्राइसिस जो है ये और ज़्यादा एग्रावेट किया गया है, और ज़्यादा बुरा बनाया गया। एग्रावेट का मतलब होता है मैटर्स को वर्स करना। और किसके द्वारा, प्रेसिडेंट की शॉर्ट साइटेड डिसीजन के द्वारा, प्रेसिडेंट के ज़्यादा लंबी दूरी तक ना देख पाने में, है ना। छोटी, समझ गए ना। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है केयरलेस, प्रेसिडेंट के केयरलेस डिसीजन के द्वारा। जो तक गिफ्ट दे देने का टैक्स में कटौती को, टैक्स में कट को 2019 की लास्ट में, और ये कब हुआ, कमिंग टू पावर होने के बाद, सत्ता में आने के बाद। कह रहे एक ऐसा मूव था जिसने अफेक्ट कर दिया, जिसने इम्पैक्ट कर दिया, असर डाल दिया प्रोपोर्शन को, हिस्से को सरकारी रेवेन्यू के जीडीपी की तरफ। जो 12.5% था 2019 में, वो आ गया 9.1% 2020 में। तो ये राजपक्सा ने क्या सोचा, इलेक्शन जीता हूँ तो अब इनको कुछ गिफ्ट देता हूँ सबको, ताकि अगली बार फिर मुझे जिताएं। तो इन्होंने यही काम किया कि जैसे ये आए टैक्स को कम कर दिया, सरकार का खजाना खाली हो गया, और इसकी वजह से शॉर्ट साइटेड डिसीजन की वजह से पूरा क्राइसिस जो है एग्रावेट हो गया, और ज़्यादा ख़राब हो गया। क्राइसिस की वर्ब हैज़ बीन एग्रावेटेड, पैसिव वॉइस में एग्रावेट करना मतलब चीज़ों को बद से बदतर बनाना। इसको एक्सेसरबेट और एक्सेसिपिरेट भी बोलते हैं, ठीक है। एडवांस वर्ड्स हैं, शायद आपको आते होंगे। शॉर्ट साइटेड मतलब जो ज़्यादा दूर का ना देख पाए, इसको मायोपिक भी बोलते हैं। विच ये आया इस मूव के लिए, इसकी वर्ब है अफेक्टेड। अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना। प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट। कह रहा फॉर द पीपल द प्रोटेस्ट इन कोलंबो रिफ्लेक्ट देयर रियलाइजेशन दैट द रिजीम दैट दे ब्रॉट इन हैज़ बीन वर्चुअली क्लूलेस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कह रहा अब इसी का स्वाद इनको मिल रहा है। कह रहे लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोलंबो में, श्रीलंका कैपिटल में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी इस अनुभूति को, इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को। क्या एहसास है उनका? एहसास ये है कि रिजीम जो है ना, जो प्रशासन है, जिसको ये ब्रॉट इन करके लाए हैं, जिसको इन्होंने वोट ला करके, मतलब वोट दे करके जिसको ये लेकर के आए हैं। कह रहा है ये जो रिजीम है जिसको लाए हैं ना, ये रहा है हैज़ बीन एक तरीके से बिल्कुल ही क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब होता है समझ गए, ऐसा आदमी जो
समझ ही ना आ रहा उसको मेरे आसपास हो क्या रहा है, कोई क्लू ही नहीं है इसको, एकदम अनजान, एकदम बच्चे के जैसा। और कब से? अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अब लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो फ्री में पैसे बांट रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि इकॉनमी चलानी कैसे है, इसीलिए मुफ्त में बांट भी रहे थे, है ना। प्रोटेस्ट की वर्ब है रिफ्लेक्ट, रिजीम की वर्ब है हैज़ बिन, दे की वर्ब है ब्रॉट इन, डे आया है इन लोगों के लिए, ब्रॉट इन करना मतलब किसी चीज़ को लाना। क्लूलेस का मतलब होता है कुछ पता ही ना हो, आप एकदम पागल से हो, बस आपको आसपास कुछ भी चल रहा हो, कुछ आइडिया ही ना हो। व्हेन यू हैव नो क्लू अबाउट द सिचुएशन, क्लूलेस। कह रहा द ओनली, अब बता रहा है लास्ट में बचाव के तरीके क्या हैं। कह रहा द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर द गवर्नमेंट हैज़ बीन द सिलेक्शन ऑफ competent experts including P. Nandalal Varasingle as सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका गवर्नर टू गाइड इकोनॉमिक अफेयर्स। कह रहा बस एक ही काम इन्होंने अच्छा किया है, एक ही सेविंग ग्रेस बची है इनके पास, और किसके लिए? सरकार के लिए। वो है चुनाव जो है एक बहुत ही एक्सपर्ट का, कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट का, जिसमें कॉम्पिटेंस भी है, और जिसमें शामिल हैं कौन कौन? एक तो पी नंदलाल वारासिंगले जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, और किस लिए? गाइड करने के लिए आर्थिक मामलों को, इकोनॉमिक अफेयर्स को। बस यही काम इन्होंने जाने अनजाने में एक अच्छा किया है। सेव करने वाली ग्रेस इनके लिए यही बची है। सेविंग ग्रेस, इसकी वर्ब हैज़ बीन, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, है ना। कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्जेविटी ऑफ द एजिटेशन इन कोलंबो एंड एल्सवेयर एंड द राजापाक्सा फैमिलीज एबिलिटी टू सर्वाइव पॉलिटिकल मूव्स टू आउट it is clear that it no longer enjoys the confidence of many sections of society। अब यहाँ पे पूरे एनालिसिस को ये क्या कर रहा है? समराइज कर रहा है। कह रहा है हमने सारा देख करके इस चीज़ को समझा है। क्या समझा है? कि रिगार्ड दिए बिना, रिगार्डलेस ऑफ, और किसकी? लंबी उम्र के, लॉन्जेविटी के, ड्यूरेबिलिटी के, इस अनरेस्ट की, इस एजिटेशन की जो कोलंबो में हो रहा है और दूसरी कहीं भी जगह हो रहा होगा। कह रहा है इस बात को छोड़ो, ये कितना चलेगा, रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्जेविटी, चाहे एक दिन चले चाहे एक साल चले। और कह रहा है इस चीज़ को भी छोड़ करके कि राजापाक्सा जो करंट अजीम है इसका, इसकी जो एबिलिटी है कि यार ये सर्वाइव कर पाएगा नहीं पर कर पाएगा सियासी हरकतों को जो है इसको आउस्ट करने की, सत्ता से हटाने की। आउस्ट करना मतलब नीचे गिरा देना, सिंहासन से हटा देना। कह रहा है इन दोनों चीज़ों की बात ही नहीं करते हैं अपने, चाहे ये लंबा चले चाहे छोटा चले, चाहे राजापाक्सा बैठ पाए कुर्सी पे बैठा रहे या ना बैठा रहे। कह रहे इनको छोड़ दो ना, तो ये चीज़ साफ है कि अब जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं, ये लोग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं भरोसे को, कॉन्फिडेंस को समाज के कई वर्गों के। चाहे ये बने भी रह जाए ना तो अगली बार इनको वोट नहीं मिलने वाले, इनका जाना अब यहाँ से ऑलमोस्ट तय जैसा ही है ना, कोई इन पर भरोसा नहीं करता है। इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इंजॉयस। इट आया है रजीम के लिए। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना तवज्जो दिए। लॉन्जेविटी का मतलब होता है लॉन्ग लिविंग एबिलिटी, है ना, लंबे समय तक बने रहने की ताकत। एजिटेशन, धरना प्रदर्शन। आउट का मतलब होता है थ्रो आउट करना, एक्सपेल करना, गद्दी से गिरा देना, टॉपल कर देना सरकार को। कह रहा बट द राजपाक्सास कैन नॉट अलाउ द क्राइसिस टू डीपन एज दे ट्राई टू सेल्वेज देयर पॉलिटिकल इमेज। कह रहा लेकिन अब राजापाक्सास बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और किस चीज़ के लिए? वो अलाउ बिल्कुल भी ना करें कि ये क्राइसिस और ज़्यादा डीपन हो और ज़्यादा गहराए। जैसे जैसे वो ट्राई कर रहे हैं सेल्वेज करने को, बटोरने को, रेस्क्यू करने को अपनी बची कुछ ही आर्थिक पॉलिटिकल जो है इमेज को, है ना, छवि को, तो अपनी छवि बचाने के चक्कर में और ज़्यादा इस क्राइसिस को इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। इनको रास्ते से हटना चाहिए, किसी दूसरे को जगह देनी चाहिए जो इस क्राइसिस को संभाल सके। राजापाक्सास की वर्ब है कैन नॉट अलाउ, दे की वर्ब है ट्राई। राजापाक्सास पूरे परिवार को बता रहा है इसलिए इनके लिए दे लगाया गया है, ठीक है, पूरी फैमिली की बात यहाँ पे हो रही है। सेल्वेज करना मतलब बचा कुचा बटोरना। कह रहा द कंट्री नीड्स टू बी पुट ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी विदाउट फर्दर डिले। कह रहे कंपनी को ज़रूरत है कि पुट किया जाए, रखा जाए पाथ पे, रास्ते पे आर्थिक रिकवरी के बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले। कंट्री की वर्ब है नीड्स। सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा आपने इसमें एनालिसिस देखा है श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट जो था मैं ऊपर भूल गया था आपको बताना, यहाँ फटाफट बता देता हूँ। अगर द के साथ में सरनेम मिल जाए और उसके पीछे एस लगा हो तो इससे अपने बता रहे हैं उस पूरे परिवार को। ये एक प्लूरल नाउन होता है और पूरी फैमिली को डिनोट करता है। जैसे द अडानी ओन या ओन्स दिस कंपनी, अडानी परिवार इस कंपनी को ओन करता है, तो आप यहाँ पे ओन लिखेंगे, प्लूरल वर्ब को देंगे। लेकिन ध्यान रखें द अडानी से काम चलेगा नहीं, अडानीज आपको लिखना पड़ेगा। द माल्या हैज़ या हैव फ्लेड द कंट्री, माल्या जो है भाग चुके हैं देश छोड़ के, मतलब माल्या परिवार देश छोड़ के फ्ली कर चुका है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको हैज़ चूज़ करना है, सॉरी हैव चूज़ करना है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और साथ में माल्या से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा माल्यास, है ना, अडानीस। तो
तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखें। इनके लिए अगर कोई प्रोनाउन आएगा ना तो भी आपको प्लूरल प्रोनाउन ही लगाना है। अडानीज ऑन दिस कंपनी एंड दे लिव इन गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे दे लगाओगे, ही नहीं लगाओगे। अडानीज मतलब अडानी परिवार। चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट था, आज के क्विज में यूज़ होगा। आ जाओ क्विज पे, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो वन वर्ड है, पांचवा, बिना टेस्ट की फीकी चीज़ को क्या बोलते हैं? इंसिपिड बोलते हैं, सेल्वेज बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव बोलते हैं, लॉन्जेविटी बोलते हैं। आंसर तो निकालना ही है, बाकी जो 3 बच जाए उनके मीनिंग भी आपको आने चाहिए। चैलेंज तो ये है, ठीक है। तो सबके मीनिंग निकालो और फिर आंसर को निकालना। आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा है, जाके चेक कर लो। हिंट के साथ में डालता हूँ, आपको पता भी लग जाएगा क्यों गलत है और क्यों आपका सही है। फोर्थ में क्या करना है, एक एरर को ढूंढना है। यहाँ पे आप 5000 गैलन्स, इसके ऊपर फोकस करो और उस एरर को ढूंढो। कमेंट सेक्शन में लिंक में रखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा हुआ है, वहाँ से चेक कर लेना। हिंट के साथ में आंसर को डाल रहा हूँ, पहले अपना सोचो फिर आंसर को चेक करो आपका सही है गलत है। पहले दूसरे तीसरे के अंदर आपको चेक करना है, क्लोज टेस्ट है। तो पहले तो देखो राजा पाकसाज के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे, और ब्लेम नाम की वर्ब कौन सा प्रेपोजिशन लेती है। मान लो ब्लेम के साथ में विद आता है, फॉर आता है, फ्रॉम आता है, जो भी आता है उसको लगाना है और राजा पाकसाज के लिए सही प्रोनाउन को चूज़ करना है। तो देख लो फर्स्ट में क्या आएगा। सेकंड में आपको लगाना है रोल बैक, रोल आउट और रोल ओवर में क्या फ़र्क होता है। सही वर्ड को, सही फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे यूज़ करना है। और थर्ड में यहाँ पे आपको चूज़ करना है अफेक्ट और इफेक्ट में से सही वर्ड को सही फॉर्म के साथ में। देख लेना यहाँ पे पीपीएस से यूज़ हो रहा है, यहाँ भी कुछ पीपीएस से और यहाँ भी कुछ पीपीएस से। पीपीएस से के हिसाब से सही वर्ब को चूज़ करना है। अब देखो खुद से ट्राई करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, वहाँ से मैच कर लो। 5 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं एसएससी बैंक और यूपीएससी अपने ऐप पे इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, है ना। तो जाकर के इनको आप क्वेरीज को, मतलब कोई भी क्वेरी हो तो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर, साइनिंग आउट।